नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को होना है और 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। तो इसी कड़ी में दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, परिणाम किस तरफ जा सकते हैं, राजनीति क्या है, वो समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष। आशुतोष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद। तो आशु, आपका मैं एक जो कॉलम भी आपने जो दिल्ली चुनाव को लेकर लिखा है वो मैं पढ़ रहा था। तो 2015-2019 इसमें लोकसभा चुनाव में एक परिणाम आया दिल्ली में जो बीजेपी के पक्ष में गया पूरी तरह से, और विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से परिणाम जो गया वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया या केजरीवाल के पक्ष में गया। तो 2024 में आपको क्या लगता है कि जैसे लोकसभा में तो बीजेपी को भारी सारी सीटें मिल गई, तो क्या विधानसभा में वापस उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है कि आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलेगा या पासा पलट सकता है? पासा पलट सकता है ये कहना तो थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि 2013 के बाद से दिल्ली के अंदर अगर कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन था या प्रेसिडेंट रूल था, तब से लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो तकरीबन आप 10.5 साल या 11 साल आप मान के चल सकते हैं कि वहां आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। तो 10-10.5 साल किसी भी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर एक बहुत बड़ा वक्त होता है। तो एक तो बड़ी चीज यह है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार एंटी इनकम्बेंसी का जो वो है उससे जूझ रही है। बहुत सारे प्रोमिसेस इन्होंने किए थे, कुछ प्रोमिसेस डिलीवर किए, कुछ प्रोमिसेस डिलीवर नहीं हुए। तो उसका एक असंतोष लोगों के अंदर है और जिससे वो दो चार हो रही है। दूसरी चीज जो है वो भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगे हैं। एक तो शराब नीति को लेकर, दूसरा जो मुख्यमंत्री का आवास था उसमें 40 करोड़ के आसपास जो खर्च करने की जो खबर सामने आई थी, जिसकी बाद में पुष्टि भी हुई, वो एक बड़ा कारण है। अमूमन इस तरीके के बंगलों को इतना पैसा लगा के बनाने पे दूसरे राजनीतिक पार्टियों को कोई नफा नुकसान नहीं होता, लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने शुरुआती उस नैतिक दावे के साथ की थी कि किसी भी मुख्यमंत्री को या किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को या किसी भी मंत्री या एमएलए और एमपी को बड़े बड़े बंगलों में क्यों रहना चाहिए, उन्हें तो एक कमरे के बंगलों में, एक कमरे के फ्लैट पर रहना चाहिए या 2 कमरे के फ्लैट पर रहना चाहिए। आप जब उस तरीके के वायदे करते हो, जब उसकी तस्वीरें दिखाई पड़ती कि आप खुद अपने निवास को बेहतर करने के लिए 40 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च करते हैं, तो एक उसका भी कहीं ना कहीं खमियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। तीसरी चीज जो है वो ये कि अगर आप दिल्ली के अंदर देखें तो एक तरीके से यहां 3 तरीके की एंटी इनकम्बेंसी आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। एक जो 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी सरकार में रहने की है, दूसरा जो एमसीडी में पिछले 2 सालों से उनकी सरकार है उसका, और तीसरा करीब 70 से 80% इनके विधायक वो हैं जो लगातार तीसरी बार या आप मान लें कि कम से कम 2 बार के तो विधायक हैं ही। तो इन विधायकों के खिलाफ भी कुछ किसी हद तक नाराजगी देखने को मिलती है। तो अगर इन सारी चीजों को मिला लें तो यह बड़े आसानी से कहा जा सकता है कि दरअसल दिल्ली के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी, उनके लिए दिक्कतें होंगी। अब इसमें जो है वो किस हद तक विपक्षी पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा पाएगी, ये उनके रणनीति और कौशल के ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें तो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को एज है आज की तारीख में बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर। नहीं तो आशुतोष, जैसे कि आपने कहा कि मेरे नज़र में 10 साल में 2 प्लैंक रहे हैं आम आदमी पार्टी के। एक तो भ्रष्टाचार के विरोध में ये पार्टी ही, इसका जन्म ही इसीलिए हुआ था कि भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, और दूसरा रहा है जो मुफ्त की गारंटी थी या फ्रीबीज थी। तो इसमें ये जो वाला जो पहलू है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने जो कहा कि भाई आरोप भी लग गए उस पर, हालांकि उनकी दलील ये कि बदले की कार्रवाई की गई है या शीश महल के आरोप लगे, और दूसरी तरफ फ्रीबीज है जिसकी दोनों तरफ से होड़ लगी हुई है। तो अब आप कह रहे हैं कि एक वाला जो प्लैंक है, एक जो उनका प्रॉमिस था भ्रष्टाचार वाला, वो कमज़ोर पड़ा है, उसमें नैतिक बल उनका कमज़ोर हुआ है, लेकिन दूसरा जो अभी भी मुफ्त की योजना है वो तो उनके पक्ष में जाती है। मिलिंद, बिल्कुल आपने सही कहा।
देखिए, अरविंद केजरीवाल इस चीज से पूरी तरीके से वाकिफ हैं कि 2025 की लड़ाई उनके लिए आसान नहीं है, जिस तरीके से 2015 की लड़ाई थी या 2020 की लड़ाई थी। इसलिए जेल से निकलने के बाद अगर आप उनकी पूरी गतिविधियों को बहुत करीब से अगर आप देखें और उस पर नजर डालें, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि लड़ाई आसान नहीं है। थोड़ी सी नर्वसनेस मुझे उनके अंदर भी दिखाई पड़ती है। इसलिए जेल से निकलने के बाद वो इस वक्त दो तरीके की रणनीति पे काम कर रहे हैं। एक तो लगातार मास कांटेक्ट प्रोग्राम में जुटे हुए हैं। अक्टूबर के महीने से हर दिन किसी न किसी विधानसभा के अंदर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहां छोटी मोटी सभाएं करते हैं, बड़ी सभाएं भी करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, स्वयं जो उनके वॉलंटियर्स हैं उनसे मिलते हैं और उनके अंदर ऊर्जा और जोश भरने की कोशिश करते हैं और लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी से बेहतर या केजरीवाल से बेहतर कोई और सरकार नहीं हो सकती है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो जब 2013 में वो चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त उन्होंने मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी की बात की थी। साथ ही साथ उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर भी बड़े वायदे किए थे। ये चार वो प्रॉमिसेस हैं जिसके ऊपर काफी हद तक वो डिलीवर करते हुए दिखाई पड़े। और 2015-2020 की जीत का सबसे बड़ा कारण ये था कि उन्होंने दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली और आधे दाम पर पानी देने का काम किया था और साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ जो वायदे किए थे उस पर भी लोगों का भरोसा था। और सरकार में आने के बाद उन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक बनाने की योजना की, जिसकी कोफी अन्नान जैसे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने तारीफ भी की, और शिक्षा को लेकर भी उनके काम की सराहना हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई, देश में भी सराहना हुई। लेकिन जब 11 साल की इनकम्बेंसी हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं नाराजगी भी होती है, असंतोष भी होता है और वोटर फटीग भी होता है। माफ करेगा, वोटर फटीग भी होता है, जिसकी इसका उनको एहसास है। तो अब वो कुछ दूसरे वायदे भी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे उन्होंने वायदे किए कि 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो पुजारी हैं, जो ग्रंथी हैं, उनको 18,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। फिर उन्होंने कहा जो सीनियर सिटीजन हैं उनको 60 साल से ज्यादा की उम्र के उनका मुफ्त ट्रीटमेंट होगा। और इसी तरीके के कुछ और वायदे भी वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन दोनों चीजों से ये बात स्पष्ट होती है कि उनको भी एहसास है कि लड़ाई आसान नहीं है, दिक्कत है, सांगठनिक स्तर पर भी दिक्कत है, लोगों के परसेप्शन में भी प्रॉब्लम है और इसको उन्हें विन ओवर करना है। इस वजह से अक्टूबर के महीने से वो लगातार ऑन द मूव है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से पहले उन्होंने अपने 70 कैंडिडेट्स की लिस्ट भी अनाउंस कर दी। जिनके वोट टिकट काटने थे उनके टिकट भी काट दिए और कुछ ऐसे लोगों के टिकट काटते जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं थी, जैसे कि गुलाब सिंह जो लगातार 3 बार के विधायक थे, दिलीप पांडे जो तिमारपुर से विधायक थे उनका भी टिकट काटा। दिलीप पांडे वो हैं जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष भी रहे हैं, विधानसभा में वो चीफ विप भी रहे हैं। तो इन लोगों का टिकट काटने से ये लगता है कि उनको जहां कहीं भी जरा सी भी गुंजाइश दिखाई पड़ रही है, जहां से भी उनको कुछ दूसरी तरीके की सूचना मिल रही है, वहां पे उसको कोर्स करेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आशु, जो आप बात कह रहे हैं कि जो अभी तक की तस्वीर हमने पिछले 2 चुनावों में देखी है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस के भरोसे बैठी हुई कि अगर कांग्रेस अच्छा करेगी, जो कि हमने एमसीडी चुनाव में भी देखा था, 2017 में भी देखा था और 2022 में भी देखा था कि वहां कांग्रेस का वोट शेयर डबल डिजिट में था। तो ये भी काफी हद तक इस चुनाव में परिणाम इस पर भी निर्भर करेगा कि कांग्रेस इस चुनाव में कैसा करती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र उनको 4% वोट मिले थे। तो कांग्रेस का जो फैक्टर है उसको आप इस बार कैसे देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद भी एग्रेसिवली कैंपेनिंग के लिए निकल पड़े हैं, वीडियो डाल रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने भाषण दिया है। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं इस चुनाव को के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस जीतेगी नहीं, लेकिन वो हरा सकती है या जिता सकती है भाजपा को। बिल्कुल मिलिंद, आपने बिल्कुल सही कहा। 2015 और 2020 की तुलना में अगर हम देखें तो इस बार कांग्रेस ज्यादा एग्रेसिव है और ज्यादा मेहनत के साथ ग्राउंड पे काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। इनफैक्ट दिसंबर के महीने के पहले जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का दौरा करना शुरू किया था, मनीष सिसोदिया ने पदयात्रा करनी शुरू की थी, उसके फौरन बाद कांग्रेस पार्टी ने भी दिल्ली में पदयात्राएं शुरू की, यात्राएं शुरू की, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया था, जो कि कांग्रेस पहले नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि दिसंबर के महीने में शुरू करेगी, लेकिन फॉर सम रीजंस वो उस यात्रा पे या उस तरीके से मास कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में नहीं आ पाई। लेकिन मेरा एक मानना यह है कि जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस अगर बेहतर परफॉर्म करेगी या कांग्रेस अगर अच्छी से लड़ेगी तो उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा, मेरा इसमें मतभेद है।
मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छे से चुनाव लड़ेगी, मजबूती से चुनाव लड़ेगी, तो फिर उससे आम आदमी पार्टी को फायदा होगा और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। और मैं इसको अपने डेटा के माध्यम से इसको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि देखिए एमसीडी और पार्लियामेंट इलेक्शंस की जब तुलना करते हैं तो वो तुलना उचित नहीं होती है। अगर आप असेंबली इलेक्शंस की अगर आप तुलना करें, जो कि दरअसल जहां पे आम आदमी पार्टी 54% वोट तकरीबन लेकर आती है, 2015 में 54% वोट मिला था, 2020 में भी 53.4% वोट मिला था। इन दोनों चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंटेज 2015 में 9.7% था और 2020 में 4.26% है। अगर आप ये जो कांग्रेस का वोट परसेंटेज में जो कमी है, जो तकरीबन 5.5% की कमी दिखाई पड़ी 2020 में जब कम हुआ, इसको अगर आप जक्स्टापोज करें भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर से, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी 2015 में 32.3% वोट लेकर आती है, उस भारतीय जनता पार्टी में तकरीबन 6% वोट का इजाफा होता है और 2020 में वो 38.51% पर आ जाती है। जबकि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जस का तस बना रहता है, 54% 2015 में भी था, तकरीबन 54% 2020 में भी था। तो ये जो 6%, 5.5% जो कांग्रेस पार्टी से वोट गिरता है या कम होता है, वो बीजेपी में जाके जोड़ता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिल्ली के अंदर जो एंटी आम आदमी पार्टी वोट है, अगर उसमें कांग्रेस अगर मेहनत से चुनाव लड़ेगी तो उसमें डिवीजन होगा, और अगर उसमें डिवीजन होगा तो फिर उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि दरअसल कांग्रेस का वोट शेयर और बीजेपी और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर एक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी और जो खड़ी हुई है वो कांग्रेस की जमीन पर खड़ी हुई है। लेकिन पिछले 10-12 सालों में काफी पानी बह चुका है। लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लड़ने से मुस्लिम वोटर में डिवीजन होगा। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है मुस्लिम वोटर में किसी तरीके का कोई डिवीजन होगा। दलित वोटर में किसी तरीके का डिवीजन होगा, मुझे भी ये बात उतनी स्पष्ट साफ तौर पर दिखाई नहीं पड़ती है। क्योंकि जो मुस्लिम वोटर है वो दरअसल वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग करता है, वो आम आदमी पार्टी को नहीं पसंद करता। ये बात सच है। दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस पार्टी मुसलमान वोटर की पहली पसंद है, लेकिन मुस्लिम वोटर को यह भी मालूम है कि आम आदमी पार्टी ही बीजेपी को हरा सकती है। तो विधानसभा चुनाव के स्तर पे मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी को भले ही पसंद ना करे, लेकिन उसको भी आम आदमी पार्टी को वोट देना उसकी मजबूरी है। दूसरी बात, किसी एक दो विधानसभा में ऐसा हो सकता है जहां आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट कमजोर हो, कांग्रेस का कैंडिडेट बीजेपी को हराता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो वहां वो कांग्रेस पार्टी को वोट कर सकता है। दलित वोटर में मैं कोई ऐसा डिवीजन नहीं देख रहा हूं कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर वो कांग्रेस तरफ चला जाएगा। जो ये 10% जो वोट मिलता है, ये दरअसल जो लोअर मिडिल क्लास में एक तबका है जो शीला दीक्षित के जमाने से लगातार कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है, या मिडिल क्लास का एक तबका है जो शीला दीक्षित के विकास की वजह से इनामर्ड है, या मिडिल क्लास का एक बड़ा तबका है जो पहले आम आदमी पार्टी को वोट करता था लेकिन उसके अंदर एक डिसल्यूजनमेंट दिखाई पड़ता है, वो छिटक कर कांग्रेस की तरफ जाता है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करता, लेकिन वो बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता फॉर सम रीजंस, उसकी जो हिंदू मुस्लिम की बाइनरी है उसकी वजह से और दूसरे कारणों की वजह से। तो वो वोटर जो है माफ करिएगा, वो बीजेपी की तरफ ना जाके कांग्रेस की तरफ जा सकता है। इसलिए कांग्रेस अच्छा करेगी तो मेरी नजर में बीजेपी को नुकसान होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी को नुकसान हो, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आम आदमी पार्टी पहले के तरीके 54% वोट मेंटेन करती हुई दिखाई पड़ती, मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती। उसमें कमी दिखाई पड़ रही है, उसमें कमी आ सकती है, लेकिन क्या इतनी कमी आ जाएगी कि बीजेपी हरा देगी? अभी तक तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता। हो सकता है 10 दिनों के बाद अगर कोई चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। आशु, यही जो आप बात कह रहे हैं बड़ी बात है कि अगर हम आसान भाषा में इसको समझे तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हर दूसरे आदमी ने, 2 में से 1 आदमी जो था वो आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा था। अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी में क्या हर 2 में से पहले मतलब आधा वोट जो है 1 आदमी वोट केजरीवाल को देगा कि नहीं देगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन सबसे आखिर में आशु, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी को एडवांटेज है, एज है उनके पास, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? मतलब क्या अभी भी उनके पास कोई चेहरा नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भरोसे ही वो चुनाव लड़ रही है, या उसका कोई भाजपा का कोई चांस बनता है इस चुनाव में? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हम तमाम लोग हरियाणा के चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में एक तरीके से हम सबका आकलन गलत निकला जी। माफ करिएगा, मेरा गला थोड़ा खराब। तो देखिए, जो विधानसभा का चुनाव है वो पूरी तरीके से केजरीवाल सेंट्रिक चुनाव है। दिल्ली के अंदर जो पार्लियामेंट का चुनाव है पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सेंट्रिक चुनाव है,
क्योंकि दिल्ली का वोटर ये जानता है कि पार्लियामेंट के चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ नहीं लेता। अगर आप 2019 का डेटा देखें तो आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट के चुनाव दिल्ली में तीसरे नंबर की पार्टी थी और कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी। यानी 18% आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है और 22% कांग्रेस पार्टी को वोट मिलता है, जो कि अगर आप विधानसभा के चुनाव में वही कांग्रेस पार्टी सिमट के 4% पर रह जाती, 20% से 22% घट के 4% पर रह जाती। लेकिन उसी विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 36% बढ़ जाता, 18% से जंप मारता है, 54% चलाता है। यह केजरीवाल की वजह से होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप प्योरली ह्यूमन बिहेवियर के आधार पर देखें, इलेक्टोरल बिहेवियर के आधार पर देखें, तो इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बेस है वो शिफ्टिंग लॉयल्टी है उसकी, वो उसकी लॉयल्टी शिफ्ट होती रहती है। वो चुनाव के संदर्भ को देखते हुए अपनी पार्टी चुनती है। लेकिन जो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 32 से 38% बिल्कुल सॉलिड है। वो विधानसभा के चुनाव में भी उतना ही परसेंट वोट आता है, एमसीडी के चुनाव में भी उतना ही परसेंट वोट आता है, और पार्लियामेंट के चुनाव में नरेंद्र मोदी की वजह से उसमें तकरीबन 15 से 18% का जंप दिखाई पड़ता है। तो बीजेपी दिल्ली में 38% से या 36% से अपना चुनाव शुरू करती है, जबकि आम आदमी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती है। अब जब 36% से शुरू करती है या 38% से शुरू करती है, तो 38 से 45% वोट लाने के लिए उसको कुछ तो चाहिए जो पार्लियामेंट के चुनाव में नरेंद्र मोदी से उसको मिलता है। क्या ऐसा कोई नेता है आज की तारीख में बीजेपी के पास? मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। अगर कोई मजबूत कैरिस्मेटिक अर्बन फेस अगर बीजेपी लेकर आ सकती है, जो लोगों को भरोसा दिला सकती है कि वो केजरीवाल से लड़ सकते हैं, केजरीवाल को हरा सकते हैं और उससे बेहतर सरकार चला सकते हैं, तब तो बीजेपी के लिए चांस बनता है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो दिक्कत पैदा। बहुत सारे लोग कहते हैं, देखिए बहुत सारे राज्यों के अंदर तो, छत्तीसगढ़ के अंदर तो बीजेपी ने किसी तरीके का कोई फेस नहीं दिया, या उड़ीसा में किसी तरीके का फेस नहीं दिया, लेकिन वहां उनकी सरकारें बनी। बिल्कुल सच बात है। लेकिन केजरीवाल नवीन पटनायक नहीं है, केजरीवाल जो है वो भूपेश बघेल नहीं है। केजरीवाल के अंदर जीतने की जो अदम्य इच्छा है और उसके लिए कुछ कर गुजरने की जो इच्छा है, उसका मुकाबला सिर्फ नरेंद्र मोदी कर सकते, दूसरे नहीं कर सकते। और केजरीवाल को इस बार लग गया कि वो चुनाव उनके लिए मुश्किल हो सकता है, इसीलिए पिछले 3-4 महीनों से लगातार सड़क पर उतरे हुए। ये काम भूपेश बघेल ने भी नहीं किया, ये काम नवीन पटनायक ने भी नहीं किया। तो ये जो एक्स फैक्टर है, जो केजरीवाल के नाम का एक्स फैक्टर है, यही उनको जिताती है। आप आम आदमी पार्टी से के फैक्टर हटा दीजिए, आम आदमी पार्टी बहुत आसानी से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार जाएगी, बीजेपी बड़ी आसानी से सरकार बना लेगी। तो बीजेपी के पास इस जो केजरीवाल फैक्टर है, इसको ना तो वो डिकोड कर पाई है और ना ही इसके बरक्स कोई रणनीति बना पाई। वही पुरानी लीक पर चल रहे हैं, ये तो अर्बन नक्सल हैं, ये तो गाली गलौज इनके साथ कर रहे हैं, जो 2015 में भी किया था, 2020 में भी किया था। रमेश बिधूड़ी जैसे लोग जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, परवेश वर्मा जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल का सामना करने के लिए इनके पास कोई रणनीति नहीं है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और अमित शाह की रणनीति पे काम करना चाहते हैं, जो कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। और यही कारण है कि अभी भी मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी कमजोर स्थिति में है, लेकिन फिर भी उसको बीजेपी पर एज है। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस बातचीत के लिए। तो साप्ताहिक सभा में आज हमने बात की आशुतोष से। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव उतना आसान नहीं है जितना कि 2015 में था या 2020 में था। अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इस एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद आम आदमी पार्टी को एक एज है। एक और ख़ास बात आशुतोष का ये कहना है कि जो सब लोग मानते हैं कि कांग्रेस अच्छा करेगी तो उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, तो आंकड़ों के ज़रिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये आवश्यक नहीं है। कांग्रेस अगर अच्छा करेगी तो उसका नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी का जो गेन हुआ था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कीमत पर हुआ था। तो दिल्ली का चुनाव अभी भी खुला हुआ है। साप्ताहिक सभा में हर हफ्ते हम दिल्ली चुनाव को लेकर परिणाम आने तक बातचीत करते रहेंगे। कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।